नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिस विषय की बहुत आवश्यकता थी। आपने ज्योतिष सम्मेलन बहुत देखे होंगे, मगर ये सम्मेलन कुछ अलग हटके है। हमारे साथ में मौजूद है नक्षत्र कुटी ज्योतिष शोध संस्थान के निदेशक श्री डॉक्टर आचार्य गिरीश व्यास जी, जिन्होंने एक प्रोग्राम रखा है वेदांत वार्ता महोत्सव। आइए जानते हैं उस वेदांत वार्ता महोत्सव की क्या खास बात है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस प्रोग्राम को करने की। क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्योतिष सम्मेलन तो काफ़ी होते हैं, मगर वेदांत वार्ता महोत्सव इंदौर में पहली बार हो रहा है। आइए जानते हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेदांत वार्ता महोत्सव ही क्यों? वेदांग वार्ता महोत्सव जो है एक नया कंसेप्ट नहीं है, ये तो वैदिक परंपरा है हमारी जो हम छोड़ चुके हैं। क्योंकि अभी हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं। हम जो भी सम्मेलन हो रहे हैं वो ज्योतिष पर हो रहे हैं। पंचम भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया, लेकिन वेदांग के 5 अंग और हैं। इसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है। इस प्रकार के जो वेदांग है वो भी हमारे जीवन से ओतप्रोत होते हैं। जैसे निरुक्त की एक बात करता हूँ, पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तितर मंत्रो वेदे। निरुक्त में सूक्ति लिखी कि पुरुष की विद्या अनित्य है, लेकिन वेदों में जो चीज़ें लिखी गई जब मनुष्य बार बार पढ़ता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो हम निरुक्त को कैसे छोड़ सकते हैं? पाणिनीय शिक्षा को कैसे छोड़ सकते हैं? त्रिषष्ठी चतुर्षष्ठी वाक्य की बात कैसे छोड़ सकते हैं? वहाँ पर 63-64 वर्ण बताए गए हैं, उसकी बात कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमें शिक्षा पर भी जाना पड़ेगा, कल्प पर भी जाना पड़ेगा, हमें यहाँ व्याकरण पे भी जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ग्रंथ आज लिखा गया है तो व्याकरण सम्मत है, श्लोकबद्ध है। तो हमें व्याकरण की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर उस विषय को हमें उजागर करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने वेदांग वार्ता महोत्सव किया गया है, जिसमें हमने षडांगी बिठाए हैं। मतलब षडांगी अर्थात अलग अलग प्रकार के वेद के जो अंग हैं उनके विद्वान। जैसे कल्प पर बोलने के लिए यहाँ पर विनायक पांडे जी, हमारे डॉक्टर विनायक पांडे जी उपस्थित रहेंगे। हमारे संपूर्ण वेदांग पे महामहोपाध्याय जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, वेदांग सत्र की अध्यक्षता करेंगे, वो महामहोपाध्याय प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी करेंगे। और यहाँ पर जिसकी बात होगी ज्योतिष की, वहाँ पर डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी हमारे उज्जैन महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय से हैं, वो रहेंगे। परोहा गुरु जी जो हमारे डॉक्टर तुलसीदास जी परोहा हैं, वो छंद पर बात करेंगे। अर्थात छंद की बात है, हमें चलना नहीं आएगा क्योंकि छंद पादो तु वेदस्य, अर्थात छंद जो है वो पाँव है, हमें चलना नहीं आएगा, हम श्लोक को कैसे बोलेंगे? तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हम जब आजकल वोकेबुलरी जो हो गई है ना, वो भी गलत हो गई है। श का श हम कर गए, जिससे वो अनर्थ हो जाता है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ रही है कि इस प्रकार के आयोजन होंगे तो हमें बाकी अंग के बारे में पता चलेगा और हमारे जीवन में उनका क्या उपयोग है इसको हम जान पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि वेदांग वार्ता क्यों किया गया। अब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे वेदांग वार्ता में आपने वेदों की बात की, कल्प की बात की, जो 4 अन्य चीज़ है उनकी बात की। अब ज्योतिष पर अगर हम आते हैं तो उसमें पाराशर ज्योतिष, भृगु संहिता, रावण संहिता, अनेक विभिन्न तरह की ज्योतिष। और चूंकि आप केपी के भी ज्ञाता हैं, हाँ, तो केपी को कैसे जोड़ेंगे? क्या उसका भी पूरा रहेगा यहाँ पर? भृगु संहिता, पाराशर शास्त्र, इनका भी कुछ यहाँ पर रहेगा ज्योतिष के हिसाब से? सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो पहला पॉडकास्ट हुआ भरत शर्मा जी का हुआ है, जो केपी के मास्टर है, और केपी पर ही हमने यहाँ पर पॉडकास्ट कराया है। विभिन्न तरह के विद्वान यहाँ पर आएंगे, जैसे रमल के विद्वान आएंगे, रेखी के विद्वान आएंगे, हस्तरेखा के विद्वान आएंगे, फेस रीडिंग के विद्वान यहाँ पर हमारे बीच में होंगे, तंत्र के विद्वान यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, वेदांगी तो आएंगे ही आएंगे, अन्य प्रकार के विद्वान भी यहाँ पर आएंगे। तो हमने यहाँ कृष्णमूर्ति भी रखा है। लेकिन एक कृष्णमूर्ति का बड़ा प्रश्न होता है कि मनुष्य हमेशा यह चाहता है कि केपी जो है वो अलग प्रकार की है, जबकि वो हमारे व्रत पाराशरी होरा शास्त्र से ही लिपिबद्ध है। और हम जब तक हम सांख्य अर्थात किसी भी वेद या उसके उपनिषदों में जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि सब इन्हीं से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसका स्थान हमने वाकई यहाँ पर रखा हुआ है। और ज्योतिष जो है, ज्योतिष हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। और वेदा नाम चक्षु हो, अर्थात वेदों का नेत्र है। तो हम अगर हमारे जीवन में आँख नहीं है, नेत्र नहीं है, तो क्या हो गया? हम अंधे हो जाएंगे, हमें कुछ दिखेगा नहीं। उसी प्रकार अगर ज्योतिष जीवन में आएगा तो वाकई ही मनुष्य को मार्गदर्शन मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी और वह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर खराब समय भी आया और एक ज्योतिषी ही उसको पॉजिटिव कर सकता है, कोई बात नहीं, 6 महीने में ये काम हो सकता है, आप चिंता मत करिए, 6 महीने रुकिए। जब ज्योतिषी ये वाणी बोलता है तो मनुष्य देखिए वो 6 महीने रुकता है तो उसके काम सफल हो जाते हैं, अन्यथा नहीं तो वो डिप्रेशन में हो जाता है। सब्र का भी महत्व है। सब्र का फल भी मीठा होता है, ऐसा भी कहा गया है। तो सब्र भी ज्योतिष बताता है। तो हमें ये जानकारी लेना पड़ेगी या कहना पड़ेगा कि 6 महीने रुक जाइए, उसके बाद काम होगा, ये समझिए। वेदांग वार्ता महोत्सव में हमने वेदों की बात की, ज्योतिष की बात की। अब आते हैं जनमानस के विचार। मन में एक विषय हमेशा घूमता रहता है कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे घर से अच्छी उपलब्धियां हो मुझे और उससे ज़्यादा प्रसिद्धि मिले। वो विषय है वास्तु।
क्या वास्तु की भी डिस्कशन होगा यहाँ पर? हाँ, वास्तु का भी डिस्कशन होगा। वास्तु के भी विद्वान यहाँ पर आए हैं, हमारे बीच में काफ़ी विद्वान हैं। जैसे अभी इंदौर में हमारे गौरव गुप्ता जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, वो भी यहाँ पर हम उपस्थित रहेंगे और वास्तु के विभिन्न विद्वान यहाँ पर आएंगे। और देखिए वास्तु हमसे जुड़ा हुआ है, भाई हम रहते कहाँ हैं, हमारे ऊपर कोई छत होती है, अब उस छत के नीचे विभिन्न जितने भी पार्ट्स हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है, वास्तु की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि जिस स्थान को हम ले रहे हैं, चयन कर रहे हैं, वो हमारे लिए हैवी कि नहीं। यहाँ से हमारा वास्तु स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारा वास्तु स्टार्ट होता है। अब देखिए एक अच्छा बताते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। यदि आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम राकेश है, तो राकेश 3 अक्षर हो गए। अब यहाँ का स्थान क्या हो गया? इंदौर प्रेस क्लब। ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? तो इंदौर प्रेस क्लब अर्थात कितने अंक आ गए? 7 अंक आ गए। 4 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो गया? 7 चौक 28। 28 के अंदर हमारा नाम जोड़ दीजिए 3, कितने हो गए? 31 हो गए। और फिर 7 का भाग लगे, 7 चौक 28 बच गए 3। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर 1 बचता है तो धन की प्राप्ति होती है, 2 बचता है पुत्र की प्राप्ति होती है, और 3 बचता है तो व्यय हो जाता है, और 4 बचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है, और 6 बचता है तो समाज योग की प्राप्ति, और 7 तो बचेगा नहीं, 0 बचेंगे। अब 0 बचेंगे तो यहाँ मृत्यु हो जाएगी भैया, उस जगह प्लाट नहीं लेना है। तो 2 जगह, एक तो 3 और एक 7, 0 अगर हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर हमें प्लॉट बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ से हमारा वास्तु स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा जो प्लॉट है उसका हम शोधन करेंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति कही गई है कि हम जाइए, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ उंडा गड्ढा खोदिए, पानी भरिए, 100 कदम जाइए, फिर वापस आइए। अगर वो थोड़ा बचता, मतलब थोड़ा ही कम होता है तो अच्छा उत्तम है, और यदि आधा बचता है तो मध्यम है, और कीज बच जाए तो उसे निष्कृत श्रेणी में लिखा जाता है, इसको अधम श्रेणी में कहा जाता है। तो ऐसा प्लाट भी हमको लेना, तो इतना वास्तु हमको करना पड़ेगा। और वास्तु के विषय भी यहाँ पर उजागर किए जाएंगे। और वास्तु पर हम देखेंगे तो द्वार का भी हमें नियम देखना पड़ेगा, किचन का भी नियम देखना पड़ेगा, किसमें किसका गुणा करना है। एक छोटी सी मैं बात करूंगा कि हमारे जो चारों द्वार हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई प्लाट ले रहे हैं तो मान लीजिए पूर्वमुखी प्लाट है तो हमें ईशान से जाना पड़ेगा। हम उसकी चौड़ाई देखेंगे, उसको 9 का भाग लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए 20 फीट चौड़ा है तो 9 का भाग लगाया, कितने बचे? 9 दूनी 2 बचे, 2.22 बचेगा। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 6.6 बचेगा। तो 6 फीट और 6 इंच से हमें द्वार रखना है। वहाँ पर पर्जन्य देवता है। क्या बात। इसी प्रकार जो है दक्षिण में जाएंगे तो घर छताए देवता वहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर खेचर देवता आ जाएंगे, यहाँ भल्लाट देवता आ जाएंगे। उसी स्थान पर यदि हम द्वार रख लेंगे तो 60% वास्तु तो ऐसे खत्म हो जाता है, बाकी तो ठीक है इंटीरियर। छोटी सी बात में आपने व्यक्ति के घर का वास्तु भी बता दिया, बहुत अच्छे विषय पे बात की। अब हम बात करते हैं देव स्थान पर। एक विषय ये आता है कि जब साउथ के मंदिर हम देखते हैं तो वहाँ के मंदिर की भव्यता अलग होती है। मगर हमारे मालवांचल के देख लें, निमाड़ के देख लें, या इधर अन्य प्रदेशों के देखें तो वहाँ के मंदिर की रचना अलग होती है। चूँकि साउथ से मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरे ज्ञान में कुछ कमी हो, कि वराहमीर साउथ से ही थे तो उन्होंने वहाँ के मंदिरों का निर्माण या वास्तु वहाँ पर उस तरीके से किया, या हमारे इधर के मंदिर का। तो ये इनमें क्या डिफरेंस है, इस पर थोड़ा सा अगर कुछ कर पाएँ तो बताएं ना। जैसे क्या है कि एक तो वास्तु जो होता है वो स्थान देव भी होते हैं, प्रत्येक स्थान का अलग अलग वास्तु है। लेकिन वहाँ पर पद विन्यास की बात होती है, बहुत अच्छी बात है। एक तो पद विन्यास की बात होती है, यदि हम देखेंगे तो अभी हम 9 गुणित 9 ही हम देखा पाते हैं। अभी 10 गुणित 10 भी देख के देखिए, 12 गुणित 12 भी देख के देखिए। तो वहाँ के जब वास्तु होगी, उसकी जो श्रृंखला होगी, वहाँ का जो स्थान होगा, वहाँ की जो आभा होगी, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और वहाँ के सूर्य को हमें देखना पड़ेगा कि वो टकरा के वहाँ की एनर्जी कैसी आएगी। तो हर प्रकार की एनर्जीज अलग अलग है। इसी प्रकार मालवांचल हम देख लें, यूपी देख लें या दक्षिण देख लें, वहाँ पर जो निर्माण करा जाता है वो वहाँ के आभा मंडल और भूगोल को देखकर बनाया जाता है। इसलिए वहाँ की जो नक्काशियाँ हैं वो सब अलग हैं और यहाँ की नक्काशियाँ हमें अलग दिखाई देती हैं। ठीक है। वेदांग वार्ता महोत्सव में अंतिम प्रश्न है मेरा। वेदांग वार्ता महोत्सव में एक इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी जो आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ज्योतिष अपनी राय देते हैं कि शराब पियो शुक्र अच्छा हो जाएगा, अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ। तो क्या उसको भी दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ विषय पर चर्चा की जाएगी? यहाँ पर भी हमने, चूँकि पॉडकास्ट कार्यक्रम हमने रखा ही इसलिए है कि जो एक्चुअल जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आप बोल रहे हैं शराब पीना शुक्र में कहाँ से आ गया? शराब तो सीधे निषिद्ध जो है। और राहु, बहुत सारी रील्स हमने देखी आजकल। रील्स वाले जो ज्योतिष मर्मज्ञ होते हैं, अपने आप को ज्योतिष कहते हैं या आधा ज्ञान होता है, वो नहीं पता। पर यही बात है कि यूट्यूब पर देख करके लोग उनका फॉलो कर लेते हैं और सही ज्योतिष के पास पहुंच नहीं पाते। देखिए, मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि एक सही ज्योतिषी की तलाश करिए, और वो तभी हो सकता है जब आप भी पढ़ने लगें। आप शास्त्र पढ़िए, आप यूट्यूब मत पढ़िए, आप गूगल मत पढ़िए। गूगल में कोई जानकारी सही नहीं है, क्योंकि गूगल पर लिखने वाला भी ज्ञानशील नहीं है। ये हम कैसे ऑथेंटिकली करेंगे? लेकिन हम जब ग्रंथों को पढ़ेंगे, हम वराह मिहिर को पढ़ेंगे, हम गणेश को पढ़ेंगे, हम नारद को पढ़ेंगे, हम पाएंगे कि वाकई जो है वो इसमें क्या लिखा हुआ है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। क्या बात है।
बहुत अच्छा। चलते चलते एक मैसेज दे दीजिए आप सभी दर्शकों को, वेदांग वार्ता महोत्सव आने वाले समय में और किस तरीके के योजन करेगा? हम लोगों ने विचार किया है कि धीरे धीरे इसी क्रम को हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे आज जो है 80 वीडियो हम लोग शूट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा 200 300 जितना हो सकता है, ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ सकती है इस पर हम काम करेंगे और आगे सबको प्रेरित करेंगे कि सही नॉलेज के पास जाइए, आप खुद पढ़िए और एक अच्छा गणितज्ञ ढूंढिए जो आपके जीवन का निर्वहन करवाए, आपको मार्गदर्शित करे। तो मैं निवेदन करूंगा एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए जो षोडश वर्गीय पत्रिकाओं के बारे में जानकारी रखता हो, गणित की जानकारी रखता हो, खगोल की भूगोल की जानकारी रखता हो, तो जरूर मेरा निवेदन है कि आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आचार्य श्री गिरीश व्यास जी, जिन्होंने अपनी ज्योतिष वाणी से हम सबको कृतार्थ किया। धन्यवाद। आप देखते रहिए। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।